Hello everyone, welcome to Tathastu ICS, and in this class we are going to do is the daily current affairs MCQs. So हम जो है यहाँ पे MCQs अभी करने वाले हैं current affairs का. So let's get started with this. But before starting off, हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. एंड वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये है हमारी आई मीन ये जो हमारे कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं, MA BA डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन, और या फिर सिर्फ आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है. ओके, तो आप ये वाला ले सकते हैं कोर्सेज. फिलॉसफी ऑप्शनल है तो वो भी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कर लीजिए, है ना. इसके अलावा स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम चल रहा है, एनसीईआरटी की जो बैचेस हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनसीईआरटी मॉड्यूल, ये भी स्टार्ट हो गया है भाई, इसको भी आप परचेज कर सकते हो. ओके, सो द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज यू कैन गेट इट फ्रॉम दी tathastuics.com, यहाँ से मिल सकता है, या फिर जो है आप इस वेबसाइट पे आई मीन ये जो नंबर्स हैं इस पे भी कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. दिस इज द एड्रेस, यू कैन विजिट ओवर हियर एज वेल. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, कस्टोडियल torture. Okay, so custodial torture is the infliction of physical or mental pain or suffering on a person who is in the custody of the police or other authorities. Second is Article 21 of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty, including protection from torture. Last one, third statement is the Nelson Mandela rules aims to prohibit custodial torture and ensure prisoners are treated with the dignity. ओके, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से जो हैं वो सही हैं. ओके, कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर सही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो तीनों के तीनों जो है करेक्ट है. ओके, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो ये न्यूज में था, क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड्स कन्विक्शन ऑफ 5 यूपी कॉप्स इन 2006 कस्टडियल टॉर्चर केस. सो कस्टडियल टॉर्चर केस में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 लोगों को जो है उनके ऊपर सुनवाई करी है, उनको कन्विक्ट किया है उस केस को लेकर के. ओके, नेक्स्ट आता है अपना जुडिशियल कस्टडी को लेकर के. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट. ठीक है, जुडिशियल कस्टडी है, concerned magistrate concerned, and such an accused is locked up in a police station, not in jail. Second is during judicial custody the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. You have to tell कि इसमें से कितने statements जो हैं वो correct है. क्या कह रहा है यहाँ पे पहला statement, न्यायिक हिरासत का मतलब है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे आरोपी को पुलिस स्टेशन में बंद किया जा सकता है, जेल में नहीं. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं होती है. सो आपको बताना है कितने सही है. सो यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ओनली करेक्ट. अब कस्टडियल जो है, ये जुडिशियल कस्टडी जो है ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, वो कस्टडी में है कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के. ठीक है, एंड लोकेशन इसमें क्या है, ये पुलिस कस्टडी का क्या मतलब है, पुलिस कस्टडी मींस द पुलिस that the police have physical custody of the accused. accused जो है वो उसके physically accused में है, मतलब उसके अंडर है. ठीक है, लोकेशन क्या होता है,
पुलिस कस्टडी में जो अक्यूज होता है वो पुलिस स्टेशन में रहता है, लॉकअप में रहता है, ठीक है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में वो जेल में रहता है। ये जो पुलिस स्टेशन है वो उसी के लॉकअप में रहेगा, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में वो जेल में रहेगा, मजिस्ट्रेट के अंडर नहीं रहता है, ठीक है, उसके पास नहीं रहता है। ओके, तो हमारा जो ये पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, अब यहाँ पे जो है अरेस्ट एंड प्रोडक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अब अरेस्ट तो आपने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अरेस्ट होता है, व्हेन द पुलिस टेक अ पर्सन इनटू द कस्टडी, कस्टडी में जब उसको लिया जाता है तो उसको पहले क्या करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो उसी टाइम लागू हो जाती, मतलब अरेस्ट किया तो सीआरपीसी के अंतर्गत जो है उसको अरेस्ट किया, एंड उसको जो है फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, एंड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है विद इन 24 आवर्स। ओके, the arrested person must be produced before a magistrate within 24 hours of the arrest। so 24 घंटे के अंदर ही जो है उसको अरेस्ट करके लेकर के आना पड़ता है। इंटेरोगेशन ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी, अब जुडिशियल कस्टडी के टाइम में, जब जुडिशियल कस्टडी में है तो उस टाइम में किस तरीके से इंटेरोगेशन होगा, तो जब जुडिशियल कस्टडी में जब कोई होता है तो उसके साथ जो भी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज है वो इंटेरोगेशन करने के लिए अलाउड नहीं होता है। ओके, he is not allowed to interrogate the suspect। कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पे अलाउ करती है इंटेरोगेशन के लिए कि ठीक है, आप जिस पर्सपेक्टिव से इस बंदे को जो है आप अरेस्ट किए हुए हो, ओके फाइन, आप जाइए और इसके साथ जो है इंटेरोगेट, आप इसको जो है इंटेरोगेट कर सकते हो, इससे पूछताछ जो है वो आप कर सकते हो। अब ये हम रेडियो वेव्स बहुत टाइम से ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो बेस्ड है 2008 में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 2008 में ये क्वेश्चन आया था, तो हमने सोचा कि चलिए इसको भी आपसे पूछ लेते हैं, रेडियो वेव से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन में है, असर्शन में रेडियो वेव्स बेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में बेंड हो जाता है रेडियो वेव्स, एंड रीजन दे रहा है रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, पहला यहाँ पे कह रहा है अभिकथन और दूसरा है कारण, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में झुकती हैं, एंड दूसरा कह रहा है रेडियो तरंगे प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं। अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे बता रहा है क्या वो सही है, एंड अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो सही है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेंस, किसी भी तरीके का अगर कोई इंटरफेरेंस होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो, तो जो ओरिजिनल सिग्नल होती है वो अनअफेक्टेड रहेगी, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। अगर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस होता भी है तो, एंड इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड, ठीक है। इस वजह से जो है हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ओके, सो रेडियो टेलीस्कोप्स प्रोबिंग स्पेस, सो ये चीज जो है हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। नेक्स्ट, रेडियो वेव से ही क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था, 8 में पूछा, फिर 9, 10 में नहीं पूछे, 11 में पूछे, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। दूसरा है रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, बहुत ही लंबा वेवलेंथ होता है। पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है ओजोन की उपस्थिति के कारण रेडियो तरंगे पृथ्वी पर परावर्तित होती है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें कह रहा है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है। सो जस्ट टेल मी कि इसमें से कौन से जो आंसर सही है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दोनों ही गलत है। ओके, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं भैया। चलो पहले लोकेशन के बारे में इनका जान लेते हैं। आयोनोस्फीयर जो है वो कहाँ है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में ये आपको मिलेंगे अर्थ के सतह पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर, आयोनोस्फीयर, आयन से ही पता चल रहा है, ये जो लेयर है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, नाम से ही पता चल रहा है। आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स, अब यहाँ पे जो है ये लेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो एटम्स रहेंगे वो आयोनाइज्ड रहेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, अब यहाँ पे हमने जो है पूरा बैकग्राउंड देख लिया, अब रिफ्लेक्शन का बात यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है,
ठीक है, इन द आयोनोस्फेयर यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होगा, जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होंगी अर्थ से, दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द आयोनोस्फेयर। ओके, क्योंकि वहां पे चार्ज है, राइट, इसकी वजह से। टेम्परेचर चेंज की बात यहां पर आ रहा है, द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद द हाइट और इन द आयोनोस्फेयर ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द सन। आयोनोस्फेयर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर वो बेसिकली इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हाइट होगा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी आयोनोस्फेयर में, एंड ये होता है सन की रेडिएशन की वजह से। तो इस चीज की वजह से यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन। Delimitation is the act of redrawing the boundaries of an assembly or Lok Sabha seat to reflect the changes in population over time based on the most current census. The data aims to ensure that the population of all seats is as uniform as possible across the state. Second statement is Article 82 of the Indian Constitution provides for the establishment of a delimitation commission through a parliamentary act, and the third is the orders of limitation. Delimitation commission have the force of law and cannot be challenged in the court. ठीक है, अब ये देख लीजिए स्टेटमेंट्स जो है आप यहाँ पे ठीक है, नहीं ठीक है मैम, यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, एंड ये हमारा तीसरा है। ठीक है, नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द आंसर इज सी। यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो सही हैं डिलिमिटेशन को लेकर के। सो असम डिलिमिटेशन ड्राफ्ट, व्हाट चेंजेस इट प्रपोजेस, व्हाई इट हैज लेड टू प्रोटेस्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पार्ट में आया हुआ है। सो डिलिमिटेशन बेसिकली क्या होती है, बाउंड्रीज जो है असेंबली या फिर लोकसभा सीट्स को लेकर के जो सेट करी जाती है उसको रीड्रॉ करना। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, डिलिमिटेशन, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसके बेसिस पे जो है ये सीट्स का बाउंड्री जो है वो डिसाइड करते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, it is to ensure that the population of all seats within a state is uniform as possible, कि जो भी सीट्स बेसिकली दी जा रही है तो कम से कम पॉपुलेशन का जो एक यूनिफॉर्मनेस जो है वो एटलीस्ट बना रहे इस चीज के पर्पस से। Next question is related to lithium cobalt. So the very first one is lithium cobalt oxide is commonly used as the anode material in lithium-ion batteries. Lithium ion batteries have a lower energy density and shorter cycle life compared to the, गलत हो गया है ये, शॉर्टर लाइफ साइकिल होना चाहिए, तो शॉर्टर लाइफ साइकिल कंपेयर टू लेड एसिड बैटरीज। थर्ड वन इज lithium ion batteries do not require any safety mechanisms to regulate voltage and internal pressures. यहाँ पे बताइए कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी में एनोड सामग्री के रूप में किया जाता है। लिथियम आयन बैटरियों में लिथियम एसिड बैटरियों की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व और कम चक्र जीवन होता है। लिथियम आयन बैटरियों को वोल्टेज और आंतरिक दबाव को विनियमित करने के लिए किसी सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए भाई क्या आंसर है, ऑप्शन डी। ओके, कुछ भी सही नहीं है मैम, कुछ भी सही नहीं है यहाँ पे, तो सारे के सारे गलत आपने स्टेटमेंट दे दिए। ओके, यहाँ पे एनोड नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या है, जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं दे हैव अ हायर एनर्जी डेंसिटी। ओके, एनर्जी डेंसिटी काफी हाई होती है एंड लॉन्गर लाइफ साइकिल होता है एज कंपेयर टू दी लेड एसिड बैटरीज। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। लिथियम आयन बैटरीज जो है दे रिक्वायर सेफ्टी मैकेनिज्म्स इन ऑर्डर टू लिमिट द वोल्टेज एंड इंटरनल प्रेशर्स एज वेल। Okay, चलो, now let's move on to the next question. So next question क्या है यहाँ पे, ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट को लेकर के, चलो देखते हैं यहाँ पर।
The aim of the Global Financial Pact on Climate Change summit held in Paris was solely to boost crisis financing for low income states. Second is the Global Financial Pact on Climate Change summit aimed to promote the implementation of pollution taxes as a means to discourage environmentally harmful practices. Third is loans are currently the primary source of funds for climate financing rather than support from the developed nations. Okay. चलिए यहाँ पे बी यानी कि ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है क्योंकि जो एम है इट इज नॉट लिमिटेड टू बूस्टिंग क्राइसिस। ओके, सिर्फ क्राइसिस को बूस्ट करने वाला सीन है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उस चीज को बूस्ट करने की बात नहीं है। फॉर लो इनकम स्टेट्स इट ऑल्सो एम्ड टू ईज देयर डेट बर्डन्स ऑल्सो, ठीक है। अगर जो बोझ पड़ा हुआ है उनके ऊपर इतना सारा डेट को लेकर के, तो उस चीज को रिफॉर्म पोस्ट वॉर फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड फ्री अप फंड्स टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। सो दीज आर द थिंग्स एंड ये जो चीज है इसकी वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूज में किस लिए था? सो पेरिस फाइनेंस मीट की टेक अवेज फ्रॉम अ समिट दैट शोड द स्केल ऑफ द चैलेंज अहेड, राइट। चलो, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और वो क्वेश्चन क्या है? रानी दुर्गावती से रिलेटेड। ओके, चलिए, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं रानी दुर्गावती वॉज द रूलिंग क्वीन ऑफ गोंडवाना फ्रॉम 1524 से लेकर के 1564 तक, 1524 टू 1564। The Rani Durgavati belonged to the Chandel dynasty, known for its brave king Vidyadhar and architectural marvels like Khajuraho. Third is the University of Jabalpur was renamed as Rani Durgavati Vishwavidyalaya in honor of the Rani Durgavati. Okay. तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर सही हैं, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट्स। तो एज सच एक्सप्लेनेशन वाली बात यहाँ पे नहीं आती है। सो रानी दुर्गावती गौरव यात्रा इट कंक्लूड्स ओवर देयर इन मध्य प्रदेश, द स्टोरी ऑफ क्वीन हु फॉट अगेंस्ट द मुगल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था? रानी दुर्गावती जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ होने के बाद जो है उनके पास एक छोटा सा बच्चा था एंड वो बच्चा जो है ऑब्वियसली रूल नहीं कर सकता था, तो उसके बिना पे जो है वो रूल कर रही थी। उस टाइम जो है मुगल सामने आ गए थे, तो वो उनसे लड़ते हुए फाइनली अपनी जगह को बचाते हुए, अपनी स्टेट को बचाते हुए शी डाइड। ओके, सो दैट एक्चुअली हैपेंड। ओके, सो ये एक तरीके से ब्रेवरी की कहानी है उनकी। जो लोग हमेशा कहते हैं कि औरतें जो हैं एकदम मासूम और वो होती हैं, क्या कहते हैं, कमजोर होती हैं तो वो चीज यहाँ पे रानी दुर्गावती एक तरीके से बता रही है कि नहीं, जब समय आता है तो लोग बदल भी सकते हैं। ओके, क्या? सो दिस इज इट रिलेटेड टू ये जो है इस चीज को लेकर के हम यहाँ पर अपना जो सेशन है उसको एंड करते हैं, राइट। ये जो सेशन है हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस नोट। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।